तो आज हम पढ़ेंगे मोशन एंड टाइम। मोशन एंड टाइम को समझने से पहले हमें कुछ चीजों को पहले जानना होगा। फर्स्ट इज व्हाट इज पोजीशन। सपोज अगर मैं अपनी पोजीशन आपको बताना चाहूँ, आप मुझे नहीं देख सकते, ठीक है, फिर भी मैं अपनी पोजीशन आपको बताना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे ये बताना होगा कि मैं अभी कहाँ पर हूँ, और अपनी पोजीशन को बताने के लिए मुझे ऐसी चीज बतानी होगी जिसको आप और मैं दोनों जानते हो। फॉर एग्जाम्पल कि आप और मैं इंडिया को जानते हैं, तो मैं रेफरेंस स्टार्ट करूंगा कि मैं इंडिया में राजस्थान स्टेट में कोटा डिस्ट्रिक्ट में कोटा सिटी में ही रोड नंबर 5 पर रूम में हूँ। तो इस तरह से मैंने एक रेफरेंस फ्रेम दिया। तो एक रेफरेंस आपको पोजीशन बताने के लिए जरूरी होगा, और वो रेफरेंस ऐसा होना चाहिए जिसे आप और हम या बताने वाला और सुनने वाला दोनों कॉमनली जानते हो। ठीक है, तो किसी भी रेफरेंस पॉइंट को आपने डिसाइड कर दिया कि इस रेफरेंस पॉइंट को सब जानते हैं, जो बता रहा है वो भी और जो सुन रहा है वो भी। अब इस केस में हम उस रेफरेंस पॉइंट से किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बता सकते हैं। जैसे अगर मान लो मुझे एक जनरल फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रेफरेंस पॉइंट लेना है, तो मैं क्या करता हूं, जिस भी कमरे में मैं बैठा हूं उसका एक लोअर लेफ्ट कॉर्नर रेफरेंस पॉइंट ले लेता हूं। ठीक है, उस लोअर लेफ्ट कॉर्नर से 3 एक्सेस निकल रही है, उनको मैं यहां बना रहा हूं। एक एक्सिस को हम एक्स ले लेते हैं, दूसरे एक्सिस को हम वाई ले लेते हैं, और तीसरी जो इन दोनों से परपेंडिकुलर में जा रही है, यहां परपेंडिकुलर नहीं दिख रही। क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि ये एक 2D डायग्राम है, 2 डायमेंशनल फिगर है, जबकि हम 3 डायमेंशनल की बात कर रहे हैं। तीसरी एक्सिस जब आप देखोगे तो वो इन दोनों एक्सिस से परपेंडिकुलर जा रही है, उसे हम जेड एक्सिस बोल रहे हैं। इन तीनों एक्सिस एक्स और वाई और ये जेड, इन तीनों एक्सिस के बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा है। अब यहां पर अगर मुझे किसी भी पॉइंट P की पोजीशन बतानी है, मैं क्या करूंगा, इस रेफरेंस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन, और इस ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हम लेते हैं 0,0,0। अब ये कोऑर्डिनेट क्या होते हैं अभी समझ में आएंगे। हमें इस P पॉइंट की पोजीशन बतानी है। मैं क्या करूंगा, O पॉइंट पे खड़ा हो जाऊंगा। O पॉइंट से सपोज मैंने x1 डिस्टेंस ट्रेवल करी, यहां तक आ गया। ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? x1 डिस्टेंस x एक्सिस पर ट्रेवल करी और यहां तक आ गया। उसके बाद में y1 डिस्टेंस y एक्सिस की डायरेक्शन में ट्रेवल करूंगा, और फिर उसके बाद z1 डिस्टेंस z एक्सिस की डायरेक्शन में ट्रेवल करूंगा। तो सपोज मैं P पॉइंट पर पहुंच जाता हूं, तो इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट में क्या लिखूंगा, x1, y1, z1। यानी इन कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या हुआ, x1 इज द डिस्टेंस अलोंग x एक्सिस, y1 is the distance of point P from origin along y-axis, and z1 is the distance along z-axis from origin। तो अगर आप x डायरेक्शन में x1 डिस्टेंस चलते हो, y डायरेक्शन में y1 डिस्टेंस चलते हो, और z डायरेक्शन में z1 डिस्टेंस चलते हो, तो आप इस पॉइंट P तक पहुंच जाओगे, जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1। इज दैट क्लियर? इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हुई पोजीशन की। इस सिस्टम को हम बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें हम कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से किसी पॉइंट की पोजीशन को डिस्क्राइब करते हैं। एक और सिस्टम होता है पोजीशन को बताने के लिए, दैट इज नोन एज पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें हम इस ओरिजिन से सीधा एक लाइन ड्रॉ करते हैं P की तरफ, जिस भी पॉइंट को आपको शो करना है, जिस भी पॉइंट की आपको पोजीशन बतानी है, उस पॉइंट की तरफ आप एक डायरेक्ट लाइन ड्रॉ करोगे। उस लाइन की लेंथ
और उसका तीनों एक्सिस के साथ एंगल बता देंगे, तो भी हम एग्जैक्टली उस पॉइंट P तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, इस सिस्टम को हम बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। यूजुअली हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ डील करते हैं। अब इससे हम दो टर्म्स को डिफाइन करेंगे। फर्स्ट टर्म इज रेस्ट एंड सेकेंड टर्म इज मोशन। रेस्ट क्या होता है? अगर किसी भी बॉडी की पोजीशन टाइम के साथ और सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग, चेंज नहीं हो रही हो, तो हम बोलेंगे द बॉडी इज एट रेस्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने रूम में रखी हुई टेबल की बात करूं, तो ये टेबल अभी मैंने देखी यहीं पर थी, थोड़े टाइम बाद देखी तब भी यहीं पर है, तो मेरे रेस्पेक्ट में ये टेबल रेस्ट पर है, क्योंकि मेरे रेस्पेक्ट में टाइम के साथ इस टेबल की पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो हम बोलेंगे इट इज एट रेस्ट। सेकेंड टर्म आती है मोशन। मोशन क्या है? अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ आपके रेस्पेक्ट में चेंज हो रही हो, तो वो बॉडी आपके रेस्पेक्ट में मोशन में होगी। यहां मैंने देखो आपके रिस्पेक्ट में बात की, इसका मतलब रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव क्वांटिटीज। वी विल टेक एग्जांपल फॉर इट। जैसे अगर मान लो आपके सामने रखी हुई टेबल रेस्ट पे है या मोशन में, ऑब्वियसली आपके लिए ये रेस्ट पर है, लेकिन सोचो जो पर्सन मून पे होगा उसके लिए क्या ये रेस्ट पे होगी? अर्थ कंटिन्यूअसली चल रही है, इसके ऊपर टेबल रखी हुई है, क्या वो भी चल रही होगी? इसका मतलब कोई भी बॉडी रेस्ट पर हो या मोशन हो, ये किस पे डिपेंड करता है? ऑब्जर्वर पे। ऑब्जर्वर मतलब जो देख रहा है, जिसके रेस्पेक्ट में आप रेस्ट और मोशन को डिफाइन करना। दैट मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए आप ये नहीं कह सकते कि ये एब्सोल्यूट रेस्ट या ये मोशन में ही है। वो किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए, किसी एक ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट पर हो सकता है, दूसरे ऑब्जर्वर के लिए वो मोशन हो सकता है। यानी रेस्ट एंड मोशन कैसी हुई क्वांटिटी हुई? रिलेटिव क्वांटिटीज। ठीक है, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ मोशन पे। टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन को हम तीन पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट टाइप है इसका लीनियर मोशन। लीनियर मोशन क्या होगा? ऐसा मोशन जिसमें कोई पर्सन स्ट्रेट लाइन में चल रहा हो, यानी उसका केवल एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा हो। एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट है, टाइम के साथ सपोज केवल एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, या केवल वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, या केवल जेड कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। यानी कोई भी अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, केवल एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा हो, तो हम उसे लीनियर मोशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ मूविंग कार ऑन अ रोड। एक कार है, वो रोड पे सीधे सीधे जा रही है। ठीक है, यहां पर अपन कार पे लगने वाले जर्क और इन सबको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट रोड पर चल रही है, तो उस केस में हम उसे लीनियर मोशन में कंसीडर करेंगे। इसके अलावा सपोज आप एक स्टोन ड्रॉप करो, तो वो एक अंडर ग्रेविटी स्ट्रेट लाइन मोशन में नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, दैट इज ऑल्सो अ लीनियर मोशन। इसके बाद सेकंड आता है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल कोई भी अगर कोई बॉडी है वो किसी एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट कंटिन्यूअस मूव कर रही है, तो उस केस में हम उसे रोटेशनल मोशन में डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक फैन, फैन अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा जैसे अर्थ है, अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, तो इसे हम रोटेशनल मोशन में डालेंगे। ठीक है,
सपोज अर्थ की स्पीड है, एंगुलर स्पीड ओमेगा है। इसे हम आगे डिस्कस करेंगे व्हाट इज एंगुलर स्पीड। नेक्स्ट थर्ड, ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या होगा? अगर कोई पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करता है, टू एंड फ्रो मोशन का मतलब कि इधर या उधर, ठीक है, एक मीन पोजीशन के अबाउट इधर या उधर जा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल सिंपल पेंडुलम अपनी मीन पोजीशन के अबाउट इस तरह से मूव करता रहता है, इधर जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा, ठीक है। इसी तरह से एक स्प्रिंग है, एक फिक्स्ड एक्सिस, एक स्प्रिंग है, उस पर एक ब्लॉक रखा दिया आपने और ये एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखी हुई है। तो उस केस में अगर आप इसको कंप्रेस करोगे एफ फोर्स लगाकर, तो उस केस में कंप्रेस होके छोड़ दिया आपने तो ये एक्सपैंड होगा, मीन पोजीशन पे आएगा, पहले मीन पोजीशन के आने के बाद उसके बाद एक्सपैंड होगा, फिर वापस से मीन पोजीशन पे आएगा, फिर उसके बाद कंप्रेस होगा, फिर मीन पोजीशन पे आएगा, फिर एक्सपैंड होगा, फिर मीन पोजीशन पे आएगा, फिर कंप्रेस होगा। इस तरह से ये मोशन एक मीन पोजीशन के बाद टू एंड फ्रो मोशन होगा, दैट इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन। तो ये हमने टाइप्स ऑफ मोशन डिस्कस किए। अब अगर बॉडी मोशन में है तो उस केस में उसके कुछ टर्म्स को हम डिफाइन करेंगे कि कौन कौन सी टर्म्स से हम उस मोशन को एनालिसिस करेंगे, ठीक है। उनमें फर्स्ट टर्म आती है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इज एक्चुअली एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन अ गिवन टाइम, इट इज नोन एज डिस्टेंस, ठीक है। एक्चुअल पाथ, वो किधर से किधर गई उससे हमें मतलब नहीं है, वो किस किस पाथ पे उसने ट्रेवल किया, उस पाथ की टोटल लेंथ अपन मेजर कर लेंगे, तो उस केस में वो डिस्टेंस हो जाएगी। फॉर एग्जांपल सपोज एक बॉडी इस तरह से मूव कर, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था ए और ये इसका एंड पॉइंट है बी। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस क्या होगी, ये इसके अलोंग एक थ्रेड लगा दो, ठीक है, ऐसे ऐसे थ्रेड को घुमा दो पूरा इसके ऊपर, उस थ्रेड की जो लेंथ हो जाएगी दैट इज नोन एज डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस को किसमें मेजर करेंगे, कितनी डिस्टेंस आपने ट्रेवल करी, लेंथ की जो जो यूनिट होगी वही डिस्टेंस की यूनिट होगी, ठीक है। अपन एसआई सिस्टम को यूज करते हैं तो एसआई सिस्टम में डिस्टेंस की यूनिट हो जाएगी मीटर। एक और टर्म हम इसमें यूज करते हैं दैट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? सपोज इसी एग्जांपल को हम लें तो अगर ए से बी तक हमने कंप्लीट लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल करी, इस लेंथ को हमने कंसीडर किया तो वो थी डिस्टेंस। अगर मैं ए से बी तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं, इसका पाथ अभी भी यही है, लेकिन हमें इस पाथ से मतलब नहीं है, हमें इनिशियल पॉइंट से मतलब है और फाइनल पॉइंट से मतलब है। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ अगर आप एक वेक्टर ड्रॉ करो तो उस केस में ये जो लेंथ अपने पास आएगी दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। अब हमें पाथ लेंथ से मतलब नहीं है, हमें इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक की डायरेक्ट डिस्टेंस निकालनी। तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इट इज डिस्प्लेसमेंट, और इसकी यूनिट भी क्या होगी, वही जो लेंथ की यूनिट है यानी मीटर। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है क्योंकि हमें लेंथ ऑफ पाथ मेजर करना है, वो किस डायरेक्शन में उससे हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्या लेंगे तो फिर इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ, ये हमारे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में समझाना चाहूं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को तो किस तरह से समझाऊंगा, सपोज एक्स कोऑर्डिनेट,
y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट। आपका P1 पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1। दूसरा पॉइंट सपोज P2 है, इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2। x1, y1, z1 क्या है? x1 है x एक्सिस पर डिस्टेंस, y1 है y एक्सिस पर डिस्टेंस, z1 है z एक्सिस पर डिस्टेंस P1 की। इसी तरह से x2, y2, z2 P2 के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब अगर मैं वो डिस्प्लेसमेंट बताना चाहूँ तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, इसकी डायरेक्शन किधर से किधर होगी? इनिशियल पॉइंट कौन सा है? P1, फाइनल P2। तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। ठीक है, सपोज मैं इसको डेल्टा आर वेक्टर से शो कर रहा हूं, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालूंगा? इसके लिए मैं सबसे पहले P1 का पोजीशन वेक्टर निकालूंगा। ये P1 का पोजीशन वेक्टर हो गया सपोज R1 वेक्टर। इसी तरह से अब मैं P2 को ओरिजिन से मिला दूंगा, ये हो जाएगा अपने R2 वेक्टर। तो उस केस में डेल्टा आर वेक्टर विल बी फाइनल पोजीशन वेक्टर यानी R2 वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर यानी R1 वेक्टर हो जाएगा।